आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। डॉक्टरों के ड्रेस कोड की भी चर्चा है। आइए देखते हैं। राजस्थान के होने वाले नए सीएम भजन लाल शर्मा ने जयपुर में सांगा बाबा मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए। वहीं नई डिप्टी सीएम चुनी गई दिया कुमारी ने गोविंद देव मंदिर में पूजा की। उधर शपथ ग्रहण समारोह से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में अपने आवास पर हवन किया। इसके अलावा वो जगन्नाथ मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। यूपी के अस्पतालों में अब डॉक्टर ड्यूटी के दौरान जींस और टी शर्ट नहीं पहन सकेंगे। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने ये निर्देश जारी किए। उन्हें फॉर्मल ड्रेस में ड्यूटी करनी होगी। हाल ही में अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों के लिए भी ड्रेस कोड का नियम तय किया गया था। मुंबई में एक लोकल ट्रेन में जीआरपी जवान और एक लड़की के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो के सामने आने पर रेलवे ने केस दर्ज कर लिया। कहा जा रहा है कि ये वीडियो महिला रिजर्व कोच का है। इसमें ये जवान ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान ये वीडियो शूट किया गया। इस वीडियो में कुछ और महिलाएं भी कोच में बैठी नजर आ रही हैं। कारोबारी आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें संकरे रास्ते के बावजूद एक कार अलग तरीके से अपने लिए रास्ता बनाती नजर आई। हालांकि आनंद महिंद्रा ने दूसरे लोगों को ऐसा नहीं करने की सलाह दी। ये वीडियो विदेश का है। इसमें दो कारें जब आमने सामने एक संकरे रास्ते में आ गई तो फिर दूसरी कार ने पहाड़ी पर गाड़ी के एक हिस्से के टायर चढ़ा दिए और कार टेढ़ी कर धीरे धीरे आगे निकाल ली। उत्तराखंड में हुई बर्फबारी के बाद वहां पहाड़ों की खूबसूरती और बढ़ गई। दरअसल ये पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से लिपटे नजर आए। मकान, पेड़ पौधे सभी बर्फ से ढक चुके हैं। केदारनाथ धाम और दूसरी जगहों पर कहीं 8 इंच तो कहीं 1 फीट से ज्यादा की बर्फ नजर आ रही है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर क्रैश डाइट से जुड़ी हुई है। सभी की चाहत खूबसूरत दिखने की होती है। इसके लिए लोग फिट होने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश के तहत वजन कम करने पर अफसोस होता है। एक्सरसाइज करके या फिर खान पान को संतुलित करके वेट लूज करना एक बात है, लेकिन कम समय में दुबले पतले होने के लिए कुछ लोग क्रैश डाइट फॉलो करने लगते हैं, यानी कि खाने से ही तौबा कर लेते हैं। बेशक इससे वजन कम तो हो जाता है, लेकिन जानकार आमतौर पर इसकी सलाह नहीं देते, क्योंकि इसके नुकसान भी हैं। शादियों के मौसम में वजन घटाकर सुंदर दिखने का शौक कहीं भारी ना पड़ जाए, इसलिए क्रैश डाइट पर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। वैसे बिजली गिराने के लिए जिस्म का हवा हवाई होना जरूरी नहीं, फिर भी दुबला पतला होना खूबसूरत दिखने की पहली शर्त मान ली जाती है। इसलिए वजन ज्यादा है तो कम करने के 100 जतन किए जाते हैं। कुछ लोग जिम में पसीना बहाते हैं, कुछ डाइट कंट्रोल करते हैं। यूं तो फिट रहना अच्छी बात है और इसके लिए संतुलित भोजन भी जरूरी है, लेकिन समस्या तब आती है जब वजन कम करने के चक्कर में या कहें कि परफेक्ट फिगर या फिजिक की चाहत में लोग बगैर सोचे समझे कई तरह की डाइट आजमाने लगते हैं। ऐसी ही एक डाइट है क्रैश डाइट, जिसके नाम से ही जाहिर है कि ये बहुत कम समय में वजन कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इससे जितनी जल्दी वजन कम होता है, सेहत पर उतना ही बुरा असर पड़ सकता है। जानी मानी एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन के कुछ साल बाद उनके पति बोनी कपूर ने खुलासा किया था कि वो वजन कम करने के लिए अक्सर खुद को भूखा रखती थी और कई बार क्रैश डाइट किया करती थी और इसका असर उनकी सेहत पर हुआ था। जब उनकी मौत हुई तब भी वो डाइट पर थी। शादियों के इस मौसम में भी कई लोग खूबसूरत दिखने या मनपसंद कपड़े पहनने के लिए वजन कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके लिए क्रैश डाइट का तरीका सोच समझ कर ही चुनें, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकता है। मामला सेहत से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए।
सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्रैश डाइट क्या है। इस डाइट को लेकर दरअसल दावा किया जाता है कि महज 1 हफ्ते में 3 किलो वजन कम किया जा सकता है। इसके लिए सामान्य खाने की आदतों में भारी बदलाव किया जाता है। आमतौर पर खाने को एकदम छोड़ना होता है या कम कैलोरी वाली डाइट ली जाती है। एक हेल्दी इंसान जहां रोज 2000 से 2500 कैलोरी लेता है, वहीं क्रैश डाइट में सिर्फ 700 ग्राम कैलोरी ही ली जाती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत कम या नियंत्रित मात्रा में ली जाती है और ज्यादातर डाइट लिक्विड बेस्ड होती है। इसके तहत अलग अलग फूड प्रेफरेंस के आधार पर डाइट ली जाती है। मसलन मास्टर क्लींस में विटामिन सी से भरपूर चीजें और जूस क्लींस में सिर्फ फलों का जूस। लोग चिकन सूप डाइट या पत्ता गोभी सूप डाइट भी आजमाते हैं। इस डाइट का असर 1 हफ्ते में ही दिखने लगता है, वजन कम होने लगता है और जाहिर है जब वजन कम होता है तो इंसान को खुशी मिलने लगती है और इसी चक्कर में वो अक्सर क्रैश डाइट को आजमाने लगता है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये है कि क्रैश डाइट नुकसान भी पहुँचा सकती है। लंबे समय तक की गई क्रैश डाइट से इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, मसल्स कमजोर हो सकती हैं, कमजोरी, हेयर लॉस, डिप्रेशन, एंजाइटी और चक्कर आने की समस्या भी हो सकती है। असल में क्रैश डाइट के दौरान गिनी चुनी चीजें ही खाई जाती हैं। इस वजह से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल नहीं पाते। जाहिर है इनकी कमी से बॉडी ऑर्गन्स प्रभावित होने लगते हैं। बहुत कम कैलोरी लेने से अक्सर थकान महसूस होती है और इस वजह से चक्कर आने, ब्लड प्रेशर कम होने या ब्लड शुगर लेवल कम होने का खतरा बना रहता है। ऐसे हालात कई बार घातक भी साबित हो सकते हैं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो क्रैश डाइट का दुष्परिणाम 2-3 दिन में ही नजर आने लगता है। बोनी कपूर के मुताबिक श्रीदेवी को भी लो बीपी की समस्या थी, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बावजूद वो नमक नहीं खाती थी। इसकी वजह से उन्हें कई मौकों पर ब्लैकआउट की समस्या भी हुई थी। बात साफ है, अगर बीपी है तो क्रैश डाइट फॉलो करने से पहले 10 बार सोचिए। क्रैश डाइट के कुछ और साइड इफेक्ट्स भी हैं। मसलन शरीर में कैलोरी कम होने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। जब तक क्रैश डाइट फॉलो होती है तब तक तो वजन कम रहता है, लेकिन बाद में वजन जल्द बढ़ जाता है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं। इसके अलावा कैलोरी कम होने से गॉल ब्लैडर डाइजेस्टिव जूस रिलीज नहीं करता और ये वहीं स्टोर होता रहता है। इस वजह से गॉल ब्लैडर में पथरी की समस्या हो सकती है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी का असर इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। इम्यूनिटी कमजोर हो जाए तो कई बीमारियां हमला कर सकती हैं और खूबसूरत दिखने का जुनून भारी पड़ सकता है। इसलिए क्रैश डाइट को लेकर सतर्क रहें और दूसरों को भी सावधान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ज्यादा दिनों तक क्रैश डाइट फॉलो करना सेहत के लिए क्यों ठीक नहीं है, ये विस्तार से बता रही हैं डॉक्टर अंजलि। Crash diet is basically a diet in which you follow it for half months or whatever, 15 days, 7 days, and the result is weight loss. People are just doing this for weight loss. अच्छा, तो वेट लॉस के लिए ये डाइट फॉलो होती है। तो आप जैसे कहते हैं कि आप अपने डाइट में फैट बढ़ा देते हैं, प्रोटीन बढ़ा देते हैं और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल लो रखते हैं और उनका एंड रिजल्ट होता है कि आपका वेट लॉस हो जाता है। पर इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि इसमें आपकी किडनीज का प्रेशर बढ़ता है और आपकी बॉडी से वाटर लॉस होता है एंड इट्स नॉट अ बैलेंस डाइट। इसमें आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज बढ़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप में कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि हमारी बॉडी को अपनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो that leads to nutrient deficiencies. तो it is not a long term thing. अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे पहले क्या होता था, हम लोग करवा चौथ रखते थे, अभी भी बहुत फेमस है। तो ये एंशिएंट प्रैक्टिस हो रही है। इट्स एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएंट फास्टिंग। इसमें क्या होता है, 12 घंटे कुछ नहीं खाते हो, 12 से 13 घंटे आपने सुबह खाया, रात को 4-5 बजे सुबह सरगी, और उसके बाद आप रात में खाते हो। तो फिर इसका क्या है कि आपने 12 घंटे बाद खाया तो फिर यू एंड अप ईटिंग अ लॉट विच रिजल्ट्स इन व्हाट, योर मेटाबॉलिज्म गेट स्लो। फिर आपकी क्या कहते हैं, सारा प्रेशर पड़ता है, जो भी आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो भी आपकी किडनीज है, इस पे आपका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग। मेरे हिसाब से तो इसको लॉन्ग टर्म में कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए।
संसद सुरक्षा मामले में जांच तेज कर दी गई है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। संसद की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक सामने आई। लोकसभा में कार्यवाही के दौरान 2 लोग दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए, इससे संसद भवन में अफरा तफरी मच गई। इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही सभी पूर्व सांसदों और उनके सहायकों के सभी एंट्री पास फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं। इस सुरक्षा चूक मामले में 2 लोगों को संसद के अंदर और महिला समेत 2 लोगों को संसद के बाहर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि इस घटना में 2 और लोग शामिल थे। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। विसावदर के विधायक भूपत भायानी ने पार्टी और एमएलए पद से इस्तीफा दे दिया। वो बीजेपी से जुड़ेंगे। भूपत भायानी पहले बीजेपी में ही थे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा सौंपा। बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर दिल्ली में हनुमान कथा सुनाएंगे। इसकी शुरुआत 16 दिसंबर को होगी और 18 दिसंबर को इसका आखिरी दिन होगा। ये कार्यक्रम करकरडुमा के सीवीटी ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है और अनुमान है कि रोजाना इसमें 1 लाख लोग कथा सुनने पहुंचेंगे। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर नौसेना सप्ताह मनाया गया। इसके आखिरी दिन भी नौसेना के जाबाजों ने अपने दमदार प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। इस नौसेना सप्ताह में नौसेना के जवान बैंड की धुन पर परेड करते नजर आए। इसके अलावा परेड के साथ साथ इंडियन नेवी ने अपनी आसमानी ताकत का भी प्रदर्शन किया। बिहार के खगड़िया में एक शादी समारोह सुर्खियों में आ गया। दरअसल यहाँ दूल्हा देसी था तो दुल्हन विदेशी। बताया गया कि दुल्हन चीन से ताल्लुक रखती है। दोनों को चीन में पढ़ाई करने के दौरान प्यार हुआ और फिर उन्होंने परिवार की रजामंदी से शादी करने का फैसला कर लिया। इस तरह चीन की लुई डेन ने राजीव कुमार से खगड़िया आकर शादी की। इनकी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई। इस दौरान दुल्हन भी ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकती नजर आई। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मध्य प्रदेश में आज से मोहन राज का आगाज हो गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने सरकार की कमान संभाली है। भोपाल और रायपुर में शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री शामिल हुए। दोनों जगहों पर खूब रौनक दिखी। भोपाल में नजरें नए मुख्यमंत्री पर रही, लेकिन जाते जाते मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान महफिल लूट ले गए। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण की तस्वीरें बहुत खास हैं, क्योंकि ये एक बड़े सियासी बदलाव की गवाह है। 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार का मतलब शिवराज सिंह चौहान ही रहा, लेकिन अब यहां से बागडोर मोहन यादव के हाथ में चली गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री शामिल हुए। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से पहुंचे तो लोग रास्ता रोककर खड़े हो गए। भाई साहब मामा छोड़ दिया आपने, नहीं छोड़ा दिया मामा, फिर आओगे। करीब 2 दशक तक सरकार का नेतृत्व करने के बाद शिवराज के लिए यूं विदा होना आसान नहीं है। जाते जाते संदेश दे गए कि सत्ता हमेशा के लिए किसी की नहीं होती। मुझे पूरा विश्वास है वो मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनको शुभकामनाएं। और मित्रों, अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। मध्य प्रदेश से पहले छत्तीसगढ़ में भी नई सरकार की ऐतिहासिक तस्वीरें बड़े बदलाव का संकेत दे गई। जिस छत्तीसगढ़ में चावल वाले बाबा यानी रमन सिंह जमाने तक बीजेपी की पहचान बने रहे, अब वहां विष्णुदेव साय की सरकार आ गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी ने
इस समारोह को भव्य बना दिया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी से भी अच्छा मैसेज गया। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में गांव के पंच से राज्य के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने वाले विष्णुदेव साय का सफर एक मिसाल है। चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से कहा था कि आप इन्हें विधायक बना दो, इनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। ये वादा अब पूरा हो चुका है। अजीत जोगी के बाद छत्तीसगढ़ को एक बार फिर आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है, जिससे लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद आखिर में शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 34 अंक चढ़ा और 69,585 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 20 अंकों पर 20,926 पर बंद हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव गिरे। सोना 80 रुपए सस्ता हुआ। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत फिसलकर 61,820 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी की कीमत में भी गिरावट आई, ये 700 रुपए टूटी। इसके साथ 1 किलो चांदी की कीमत अब 75,050 रुपए हुई। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी घोटाले के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। इस मामले का ट्रायल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चलेगा। इस घोटाले से जुड़ी सभी एफआईआर की जांच भी सीबीआई ही करेगी। दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी रिवोल्ट मोटर्स ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक बाइक RV400 को नए रंग रूप में उतारा। कंपनी ने इसे लाइटनिंग येलो कलर शेड में लॉन्च किया है। नई कलर ऑप्शन के अलावा इस स्पोर्टी लुक वाली बाइक में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। बाइक की बुकिंग शुरू हो गई है। इसे 499 रुपए की टोकन मनी देकर बुक किया जा सकता है। और अब रुक कर लेते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। कुछ ऐसे ही काबिलियत 2 वकीलों ने दिखाई। दरअसल इंसाफ की लड़ाई इन्हें वकालत तक ले आई है, लेकिन इसके लिए उनका जज्बा भी देखने लायक है। आखिर क्या है पूरी कहानी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तस्वीरें 2 अलग अलग लोगों की हैं। एक ग्रेटर नोएडा के आकाश चौहान हैं तो दूसरे मेरठ के अमित चौधरी। दोनों पेशे से वकील हैं, लेकिन वकील बनने के पीछे की वजह एक है। ग्रेटर नोएडा के आकाश चौहान को पिता की हत्या में इंसाफ चाहिए था, तो अमित को अपने लिए और अपने जैसे कई बेकसूर लोगों के लिए, जो बिना किसी अपराध के अपराधियों की सूची में डाल दिए गए। पहले कहानी आकाश चौहान के इंसाफ की लड़ाई की। घटना नोएडा सेक्टर 39 के रायपुर गांव की है, जहां 10 साल पहले 31 दिसंबर 2013 को आकाश के पिता पालेराम की हत्या हुई। 4 लोग बाइक पर सवार होकर आए और घर में घुसकर आकाश के पिता को गोली मार दी। पालेराम की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की वजह ये थी कि उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई थी। 31 साल 2013 में पालेराम की दिन में 11 सवा 11 बजे उनके घर के अंदर घुस करके इन लोगों ने हत्या कर दी। और इसके जो उस समय आकाश अपना नौकरी करते थे, आकाश मौके पर नहीं थे, इनको बुलाया गया और पुलिस वालों ने इनसे एक FIR लिखा ली शक के नाम पे मुलजिमों के। पालेराम भी गांव में किसी से कोई झगड़ा नहीं था, कोई और मोटिव नहीं था, सिर्फ वो जो लोग गलत काम करते थे उनके खिलाफ वो शिकायत जरूर करते थे। केस दर्ज हुआ, मामले की सुनवाई भी हो रही थी, लेकिन आकाश को इंसाफ की उम्मीद धुंधली नजर आ रही थी। लिहाजा उन्होंने अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए खुद ही वकालत करने की सोची। इसके लिए नौकरी छोड़ी, लॉ की पढ़ाई की और आखिरकार 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दिलवाई। उस दिन से लेके आज तक मैं 10 साल हो गए, मैंने काफी मेहनत करी है पापा की हत्या के मुकदमे में। परिस्थितियां कुछ ऐसी विषम हो गई थी कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पढ़ा लिखा था और मेरे जो गुरु हैं, मेरे सीनियर हैं KK सिंह जी, उनका मुझे आशीर्वाद मिला, उनका मार्गदर्शन था। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू पढ़ा लिखा है, तू ना वकालत कर और अपने केस को देख, इसमें मेहनत कर। तब मैंने LLB करने की ठानी।
कुछ ऐसे ही कहानी मेरठ के बागपत के रहने वाले अमित चौधरी की भी है। अमित 2011 में अपनी बहन के ससुराल शामली गए थे। उस दौरान वहां 2 पुलिसकर्मियों पर हमले की घटना हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी मारा गया और दूसरा घायल हुआ। इस मामले में 17 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें एक नाम अमित का भी था। लिहाजा पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में अमित को गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त अमित की उम्र महज 18 साल थी और वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। जेल में मैं बड़ा परेशान हुआ क्योंकि मेरा सेना में जाने का सपना था। मैंने एनसीसी में सी सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया था और मेरी रेस दौड़ सबसे अच्छी थी और वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। तो लेकिन मेरे सपने जेल में, मैं खुद जेल नहीं गया तो मेरे सपने भी मेरे साथ जेल गए थे। वहाँ से आने के बाद मैं अपने फिर उसी रास्ते पर लग गया जिस रास्ते को मैं अधूरा छोड़ के गया था। मैंने फिर शिक्षा को ही अपनाया और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी आती और मेरठ का रूप फिर मैं उस बीच में गुड़गांव गया। वहाँ पे बार के अध्यक्ष अजय चौधरी जी, वंदना मैडम, उनके पास मैंने 3000 रुपये प्रति माह की नौकरी की। और फिर शाम को जब मेरा उन पैसों में काम नहीं चलता था तो गुड़गांव गांव में मैं कैलेंडर बेचा करता था। उसके बाद मैंने 2015 में मेरठ का रुख किया। मेरठ में मैंने अपना LLB की शुरुआत की 2017-2015 से 2018 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से। करीब 2 साल बाद जब वो जमानत पर जेल से बाहर आए तो खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए खुद ही वकील बनने की ठान ली और कानून की पढ़ाई शुरू कर दी और अपने केस में कोर्ट में अपनी पैरवी खुद की। अब 12 साल बाद कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया है। अब वो अपने जैसे बेकसूर लोगों की मदद करना चाहते हैं जो गलत आरोपों में फंसे हैं, जेल में बंद हैं। अमित फ्री में उनकी मदद करना चाहते हैं। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी और मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी राजधानी दिल्ली के पथ पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की। दरअसल दिल्ली पुलिस ने दिल्ली रोड क्रैश रिपोर्ट 2022 जारी कर दिया है। आइए आपको आंकड़ों के जरिए हम बताते हैं कि दिल्ली की रोड क्रैश रिपोर्ट क्या कहती है। दरअसल दिल्ली रोड क्रैश रिपोर्ट 2022 के मुताबिक राजधानी में हर दिन एवरेज 15 सड़क हादसे हुए। हर दिन सड़क हादसों की वजह से 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 2021 की तुलना में साल 2022 में 19% ज्यादा सड़क हादसे दर्ज किए गए हैं। चूंकि हादसों की संख्या बढ़ी तो जाहिर तौर पर मौतों और घायलों का आंकड़ा भी बढ़ा हुआ है। क्रैश रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली के सड़कों पर पैदल चलने वाले और 2 व्हीलर सवार सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। यहां सड़क हादसों में हुई कुल मौतों में से 44% पैदल चलने वाले लोग थे, तो वहीं 38% संख्या उन लोगों की थी जो किसी 2 व्हीलर पर सवार थे। क्रैश रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि साल 2022 में दिन की तुलना में रात के समय ज्यादा हादसे हुए हैं। पूरे साल दिन के समय हुए सड़क हादसों में 622 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि रात के समय हुए सड़क हादसों के चलते 806 लोग हताहत हुए हैं। दिल्ली में 2023 के नवंबर महीने तक सड़क हादसों में 1300 लोगों की जान गई। और अब नजर डालते हैं दिल्ली में 2021 और 2022 में सड़क हादसों पर। अगर दोनों की तुलना करें तो इसमें वृद्धि साफ नजर आती है। 2021 में 4720 हादसे हुए, 1239 लोगों की जान गई और 4273 लोग घायल हुए, जबकि 2022 में 5652 हादसे हुए, 1461 लोगों की जान चली गई और 5201 घायल हुए। यकीनन ये तस्वीर चिंताजनक है, लेकिन ये तस्वीर बदलती क्यों नहीं? सड़क पर इतनी लापरवाही क्यों है? इसे हमारी संवाददाता नीतू झा ने दिल्ली की एक सड़क पर खड़े होकर और लोगों से बातचीत के जरिए समझने की कोशिश की। दिल्ली में एक्सीडेंट होना बहुत आम बात है। आप घर से निकले तो आप रोज ऐसी खबरें अपने आसपास देखते होंगे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा होता है। आपने कभी कोई एक्सीडेंट देखा है? कई बार देखा है मैम, कई लोगों को हॉस्पिटल भी लेके गए हैं। बट ये एक्सीडेंट की खबरें सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, ये तो हर जगह की एक आम वो हो गई है। जब आप वाहियात तरीके से बाइक चलाओगे या गाड़ी चलाओगे, आज ऑटो वालों को देखो, अभी एक सिग्नेचर ब्रिज पे एक हादसा हुआ है, वो साइकिल ऑटो वाले स्टंट कर रहे हैं, फालतू के स्टंट करेंगे तो एक्सीडेंट्स तो होंगे ही होंगे। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं पर भी देखेंगे तो जो बाइकर्स हैं या जो ये ऑटो वाले खास करके बहुत गंदे तरीके से जो ऑटो चलाते हैं, 8-8, 10-10 सवारियां भर लेते हैं और उसके बाद बहुत गंदे तरीके से चलाते हैं, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। अब ये देखिए, आप एग्जांपल देखिए लाइव, आप जिस तरीके से जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी अभी हम एक्सीडेंट की बात कर रहे थे और आपने देखा सामने से बिल्कुल वहाँ से गाड़ी आ रही है जहाँ से गाड़ी नहीं आनी चाहिए। ऐसे में जिस चीज की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल हम इसी की बात। मैम अब ये देखिए, मुझे ही मारने की कोशिश कर रहे हैं शायद। ठीक है मैम, देखिए
आप देखिए दिल्ली में क्या है, एक तो ट्रैफिक सबसे बड़ी वजह है, ठीक है। दिल्ली सेंटर कहलाने जाने वाला एक शहर है और लोग मैम कहते हैं ना सबको जल्दी है, ठीक है। कोई लोग गाड़ी में जा रहे हैं, टू व्हीलर्स आप खासकर देखिए मैम, कोई रेड लाइट का पालन नहीं करते हैं। अब मैं ये कहता हूँ मैम कि स्कूल लेवल पे भी टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट ने जो दिल्ली सरकार है, सब हम दिल्ली की बात करते हैं मैम, आप बच्चों को एजुकेशन दीजिए, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताइए। बच्चों को मैम लाइसेंस होते नहीं है। अब आप देखिए 14-15 साल के बच्चे भी आप टू व्हीलर क्या फोर व्हीलर चलाना सीख जाते हैं। आप अगर एज निकालिएगा कि सबसे ज्यादा मृत्यु किसका होता है एक्सीडेंट में, तो ज्यादातर आपको मेरे से यूथ मिलेंगे, ठीक है। एक्चुअली दिल्ली में क्या है कि जो भी लोग दारू नशा वैसा करते हैं हर प्रकार का, वो लोग नशा कर गाड़ी चलाते हैं। अब जो चलान करता है अकॉर्डिंग टू कैमरा, ठीक है, तो कैमरा में ये तो नहीं दिखता है कि नशा करे कोई व्यक्ति चला रहा है, आगे जाके वो ठोक ठाक कर रहे हैं या क्या कर रहे हो तो कोई नहीं दिखा है। दूसरी बात की जो आज की डेट में जो कैमरा लगा वो सही है, लेकिन जो पुराने जमाने में जो कहीं ना कहीं जो पुलिस हर जगह खड़े थे, ट्रैफिक पुलिस जो कहते थे हम लोग, वो आज के डेट में बहुत कम है, स्पेशली दिल्ली में बहुत कम है। रफ ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइविंग, आपने अभी देखा वो गुटखा थूक के भी गया और कह रहा था हट जाओ नहीं तो चढ़ा दूंगा मैं, पता लगा तुम पे चढ़ा के निकल गया, ये इंटरव्यू मत करो, ऐसा बोल के गया वो, और आपने रिकॉर्ड भी किया है। मेरा पड़ोसी ट्रैफिक रेड लाइट पे खड़ा है चौक पे और उसे आके गाड़ी ने मार दिया, क्योंकि ये दिल्ली में बैटरी रिक्शा बढ़ गए हैं, बैटरी रिक्शा कहीं से भी कहीं जा रहा है, तो वो जो पंचर लगाने वाला गाड़ी चला रहा था, किसी की गाड़ी चेक करने के लिए लेके गया था, उसने थोड़ा सा हैंडल यूं मोड़ा, सामने जाके ठोक दिया, उस बंदे को दोनों पाँव में रोड आ गई, उसके पिताजी डिप्रेशन में जाके डेथ कर चुके हैं। ये कारण है क्या, एक तो लापरवाह किसी की भी हाथ में गाड़ी या बाइक की चाबी आ जाना, दूसरा ड्रिंक करके ड्राइविंग करना। कहीं ना कहीं अब मैं ये बोलूंगा कि 2023 का जो दौर चल रहा है, इसमें स्मार्ट, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बात करें, सीसीटीवी कैमरास की हम बात करें, वो पूरे देश में, मतलब मैं सिर्फ दिल्ली की नहीं पूरे देश की बात करूंगा कि जहां पर एक्टिव होने चाहिए हाई डेफिनेशन पे, ताकि इस तरह की जो भी इंसिडेंट्स हो वो तुरंत कैप्चर हो। अक्सर हम देखते हैं कि एक्सीडेंट जो होते हैं वो हमारी कमियों से कम दूसरी कमियों से ज्यादा होता है। हम नॉर्मल स्पीड को फॉलो कर रहे हैं, हम सारे पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कोई पीछे जाता है और वो हिट करके चला जाता है। तो हर एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। ब्राजील की राष्ट्रपति की पत्नी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। ब्राजील की प्रथम महिला रोसांगेला लूला सिल्वा का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया। इस दौरान एक्स पर कई भद्दी पोस्ट की गई। हालांकि फिर जैसे ही ये मामला सामने आया तो जांच एजेंसियों ने इस अकाउंट को ब्लॉक करवा दिया और जांच शुरू कर दी। वहीं उनके पति राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने कहा कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अमेरिकी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी ब्लू ओरिजिन अगले हफ्ते 18 दिसंबर को एक रॉकेट लॉन्च करेगी। उसका मिशन न्यू शेपर्ड सब ऑर्बिटल रॉकेट को लॉन्च करने का है। इसके लिए वो लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। टेस्ला ने अपने ह्यूमनॉइड रोबोट की एक नई जनरेशन ऑप्टिमस जेन 2 को लॉन्च कर दिया। ये अपग्रेडेड मॉडल 30% तेज चल सकता है। ये रोबोट वीडियो में अंडा उठाता भी दिखाई दिया। इस रोबोट का वजन 10 किलो से कम है। इसकी मदद से सुपरमार्केट में खरीदारी और फैक्ट्री प्रोडक्शन में भी मदद मिलेगी। यूएन में गाजा से जुड़ा सीज फायर प्रस्ताव पास हो गया है। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। अमेरिका में मेड इन इंडिया साइकिल लॉन्च की गई। इसकी तस्वीरें वहां भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने सोशल मीडिया पर शेयर की। इस साइकिल को वॉलमार्ट के एक स्टोर से लॉन्च किया गया। इसे लुधियाना में हीरो साइकिल कंपनी ने बनाया है। इसकी लॉन्चिंग को लेकर भारतीय राजदूत ने कहा कि अमेरिका में मेड इन इंडिया साइकिल के लॉन्च को देखकर खुशी हो रही है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। गाजा में सीज फायर से जुड़ा प्रस्ताव यूएन की आम सभा में पारित कर दिया गया। इस दौरान 193 सदस्यों में से भारत और सऊदी अरब समेत 153 देशों ने सीज फायर के पक्ष में वोट किया, जबकि इजराइल के अलावा अमेरिका और 8 दूसरे देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। यूएन में हुई इस वोटिंग में 23 देशों ने हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इस बातचीत में रूस और यूक्रेन की जंग पर चर्चा की गई। वहीं बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन को आर्थिक मदद से जुड़ा प्रस्ताव अगर संसद से पास नहीं हुआ तो ये रूस के लिए एक क्रिसमस गिफ्ट होगा। मिस्र में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव पूरा हो गया। 18 दिसंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। वहां शुरुआती आकलन में राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी की जीत की संभावना जताई जा रही है। 2013 में अल सीसी के सत्ता में आने के बाद वहां तीसरी बार चुनाव हुए।
अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक इमारत का काफी हिस्सा धराशायी हो गया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। इसमें लोग अचानक हुई इस घटना के दौरान भागते दिखाई दिए। वर्ल्ड कप हारने पर रोहित शर्मा ने कुछ कहा है। क्या कहा है, ये जानने के लिए आपको चलना होगा खेल चक्कर, साथ ही खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए भी आइए सीधे यहां चलते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुरुवार को तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा। ये मैच जोहानिसबर्ग में रात 8:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया 3 मैचों के सीरीज में 0-1 से पीछे है। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। बीसीसीआई ने इसके लिए खेल मंत्रालय से स्पेशल गुजारिश की, क्योंकि पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं था और उन्होंने इसी साल हुए वनडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था और 7 मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच गुरुवार से एकमात्र टेस्ट मैच की शुरुआत होगी। ये मैच सुबह 9:30 बजे से नवी मुंबई के DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने T20 सीरीज 1-2 से गंवाई थी। बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के लिए गुड न्यूज आ सकती है। दरअसल उनका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पहले कुछ दिन तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो इससे कैसे उभरेंगे, लेकिन परिवार और दोस्तों ने हौसला बनाए रखा, क्योंकि हार को पचाना आसान नहीं था। साथ ही रोहित के मुताबिक प्रशंसकों ने भी हार पर गुस्सा नहीं निकाला और जब भी मिले उन्होंने प्यार ही बरसाया। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।